हेलो। क्वेश्चन है, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम प्रति मोल है। यह 405 pm लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। यदि उसका घनत्व 2.7 गुणित 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर हो तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी। हम जानते हैं कि घनत्व P बराबर परमाणुओं की संख्या Z इंटू मोलर द्रव्यमान यम अपान कोर की लंबाई A क्यूब इंटू एवोगैड्रो संख्या N, या हम Z बराबर कह सकते हैं Z इक्वल टू, पक्षांतर कर लेंगे, P इंटू A क्यूब अपान M इंटू Na एवोगैड्रो संख्या। मोलर द्रव्यमान, घनत्व, कोर की लंबाई का क्यूब। अब हमको सवाल में दिया है क्या दिया है, m बराबर तत्व का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻⁻² kg इसके अलावा कोर की लंबाई दिया है A बराबर 405 पिकोमीटर। बराबर हो जाएगा, इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻12 10⁻⁻12। एक पिकोमीटर में मीटर 10⁻⁻12 होता है। 2.0 यहाँ पर अगर हम दशमलव लगाते हैं तो ये हो जाता है 4.05 इंटू 10⁻⁻10। एवोगैड्रो संख्या हम जानते हैं, ये बराबर हो जाती है 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल। एक मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होती है, इसी को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। अब इनका मान हम रख करके Z का मान निकाल सकते हैं। Z बराबर P क्या है, घनत्व है। घनत्व दिया हुआ है 2.7, P भी दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन में दिया है kg प्रति घन मीटर। तो Z बराबर हो जाता है, अब यहाँ ये मान रखेंगे 2.7
p का मान ये है 2.7 इंटू 10⁻³ इंटू a³ मीन्स ये 4.05 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब, 4.05 इंटू 10⁻⁻10 क्यूब इंटू एवोगैड्रो संख्या हम जानते 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है अपान m मीन्स 2.7 इंटू 10⁻⁻2 ये इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू ये आता है 3.99 यानी लगभग 4 आता है। अब 4 परमाणुओं की संख्या 4 आई। परमाणुओं की संख्या 4 का तात्पर्य है कि एक कोशिका में कोर की जो स्फीयर हैं वो 4 टच करते हैं और 4 जब टच करते हैं तो वह घनी कोशिका या FCC या फलक केंद्रित कोशिका कहलाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो दिया गया ठोस है यह फलक केंद्रित होगा या घनीय निविड होगा। इसको फलक केंद्रित को हम FCC कहते हैं, तो यह FCC होगा। ओके, अब हम थोड़ा इसके फलक केंद्रक के बारे में समझेंगे कैसे होता है। फलक क्या होता है और संकुलन क्या होता है। संकुलन हम कल्पना करते हैं कि जो ठोस है वो कणों से मिलकर बना है, एक कण को हम कल्पना बड़ा करके करते हैं। जैसे हमारे पास एक घन है, आप देखें हम मान लेते हैं ये एक कण है, ऐसे ही कणों से मिलके कोई ठोस बना है। अब इस कण की बनावट यदि मैं सीधा ऐसे करूं तो आपको सीधा एक सरफेस दिखता है अर्थात एक फलक दिखता है, किंतु यदि मैं ऐसे करूं तो आपको 2 फलक दिखते हैं और यदि इस तरह से किया जाए तो आपको 3 फलक दिखते हैं। इसी विजिबिलिटी को हम 1 बीमी या 2 बीमी या 3 बीमी कहते हैं। 3D 2D या 1D, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। अब यहाँ हम समझें ये कोनों को हम मानते हैं कि ये परमाणु हैं, क्योंकि ये एक कण है, कण परमाणुओं से बना है तो इसकी बनावट हम मानते हैं यहाँ एक परमाणु है, यहाँ एक परमाणु है, यहाँ एक परमाणु है। क्या आपने ध्यान दिया है इस घनाभ में कुल कितने कोने होंगे? 1 2 3 4, ये 4 इधर हैं 4 इधर, 1 2 3 4, 8 कोने होते हैं। फलकों की संख्या देखें 1 और इसके विपरीत दिशा में 2 और इसके ऊपर नीचे 4 और अगल बगल 6। तो इस तरह से एक घनाभ में 6 फलक और 8 कोर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इधर 4 इधर, ये 4 कोने होती हैं और 6 फलक होती हैं।
अब एक कोने पर कल्पना कीजिए एक गोला है, गोलाकार परमाणु है, और एक गोलाकार परमाणु इस कोने पर है। ये कोना यहाँ है, ये कोना यहाँ है। तो दोनों कोनों पर दो परमाणु हैं, दोनों एक दूसरे को बीच में टच कर रहे हैं। अब यहाँ एक परमाणु है, यहाँ एक परमाणु है, ये टच कर रहे हैं, तो इसके पीछे यहाँ भी एक है, इसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो कुल 1 2 3 4 को आपस में टचिंग होगी, यानी एक इधर हुई होगा, एक इसके आगे भी होगा, एक पीछे भी होगा। इस तरह की व्यवस्था को यदि आप कल्पना करें, यहाँ भी एक गोल परमाणु, यहाँ भी एक गोला, यहाँ भी एक गोला, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो कुल कितने 8 कोने हैं, तो 8 गोले होते हैं। और ये एक कण है, दूसरा कण इसके साथ लगता है, तो उसमें भी 8 परमाणु होंगे, तीसरा लगता है। इस तरह से परमाणुओं की जो व्यवस्था है वही संकुलन कहलाती है। अब इस व्यवस्था को हम अलग से समझेंगे। सपोज करें आपके पास गोले हैं, इस तरह से गोले ये होते हैं। अब ये गोले से गोले जब टच कराते हैं आप, तो इनके सरफेस एक जगह टच करते हैं और केंद्रक बीच में है। एक रेखीय, इनके केंद्रक को यदि देखें तो एक रेखीय आरेख प्राप्त होता है और प्रत्येक एक जगह टच करता है। लेकिन इस तरह की व्यवस्था में एक गोला दो अपने अगल बगल गोलों को यानी परमाणुओं को टच करता है। तो इस तरह की व्यवस्था में चूंकि एक परमाणु अपने आसपास के 2 परमाणुओं के संपर्क में रहता है, इसलिए इसमें उप सहसंयोजन संख्या 2 कहेंगे। उप सहसंयोजन इसकी 2 हो। एक व्यवस्था और होती है, यदि हम, ये तो फलकीय व्यवस्था है, केवल एक के साथ एक लगाओ, लेकिन यदि ऐसे ही व्यवस्था इनके ऊपर हम दूसरे गोले भी रखते जाएं तो ये व्यवस्था इस तरह की होगी। और दूसरे गोले इसके ऊपर इस तरह से आप देखेंगे कि एक के एक ऊपर गोले रहते हैं। ऐसे में एक परमाणु, कोई भी एक परमाणु, वो अपने साथ 1 2 3 4 गोलों को टच करता है। ये द्विविमीय व्यवस्था है। ये सिंगल थी, एक बीमी व्यवस्था, ये 2D है। तो 2D में क्या होता है, क्योंकि कोई भी एक परमाणु अपने आसपास के 4 परमाणुओं के संपर्क में रहता है, इसलिए उप सहसंयोजन संख्या इसकी 4 होती है। 4 होती है, और 4 जो होती है ये घनीय कोष्ठिका में होती है। इसीलिए अभी जब आपका आंसर 4 आए तो आपने इसको FCC लिखा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था इसमें होती है। अब ये ऐसी व्यवस्था को अगर हम A कहें तो इसमें ए ऐसी व्यवस्था है। लेकिन एक व्यवस्था और होती है, अगर हम ये गोले ऐसे रखें और इनके ऊपर ठीक एक गोले के ऊपर गोला न रखें, यहाँ बीच के 2 गोलों के बीच के स्थान में रखें, 2 गोलों के बीच के स्थान में ऐसे गोलों को रखें,
तो इसमें देखेंगे कि प्रथम पंक्ति में गोले यहां से शुरू हुए थे, तो द्वितीय पंक्ति में यहां से शुरू हो रहे हैं, और तृतीय पंक्ति में फिर यहां से शुरू होंगे। और पुनः जब चौथी पंक्ति में गोले रखे जाएंगे तो फिर ये यहां से होंगे। ऐसी व्यवस्था में, इस व्यवस्था को तो हम ए कहते हैं, और ये दूसरी व्यवस्था जो होती है इसको हम बी कहेंगे। तो ए बी व्यवस्था बनती है। इसमें आप गौर करेंगे तो एक परमाणु अपने आसपास के 1 2 3 4 5 6 परमाणुओं से टच में रहता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 3D, ये 1D है, ये 2D है, ये 3D है। 3D व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है। क्यों 6 होती है? आपने समझ लिया, क्योंकि परमाणु 6 परमाणुओं से संपर्क में रहता है। इसी तरह से 4 क्यों होती है? क्योंकि इस व्यवस्था में, 2D व्यवस्था में, परमाणु अपने आसपास के 4 परमाणुओं से संपर्क में रहता है। इसी तरह से सिंगल में चूंकि अपने आसपास के 2 ही परमाणुओं के संपर्क में रहता है, इसलिए आप इसे 2 उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक।